नमस्कार दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 10 क्षितिज से कन्यादान नामक पाठ है। क्षितिज में काव्य खंड में यह पाठ 8वां है और इसके कवि ऋतुराज हैं। तो आज कन्यादान पढ़ते हुए हम किस प्रक्रिया का पालन करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। पहले हम कविता का वाचन करेंगे और फिर कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसके साथ हम आगे इस पाठ के बारे में क्या बताया है कवि ने इस कविता में, इसके साथ साथ प्रश्न जो आते हैं आपके बोर्ड कक्षा में, ये पाठ जो है वह 10वीं का है तो बोर्ड की परीक्षा आपको देनी होगी। तो जैसे प्रश्न आते हैं हम उन प्रश्नों पर भी बीच बीच में चर्चा करेंगे। यह कविता समाज में क्या योगदान दे रही है, इस कविता को पढ़कर हमारा भावबोध, हमारा सामाजिक ज्ञान और अनुभव किन किन चीज़ों पर जाना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कन्यादान के वाचन से। एक बार मैं आप सबके लिए ऋतुराज की ये कविता कन्यादान पढ़ लेती हूँ। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ऋतुराज जो ये कविता कन्यादान जिन्होंने लिखा है, हम उन कवि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा है उनका जीवन और कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ और कौन सी रचनाएं उन्होंने की है। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था और फिलहाल वो जयपुर राजस्थान में रहते हैं। हमारे आधुनिक हिंदी कविता में उनका एक मुकाम है, उनका एक नाम है। ऋतुराज की कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव हैं, यथार्थ हैं, पर्यावरण है, आसपास होने वाली घटनाएं हैं, समाज है, शोषण है, विडंबनाएं भी हैं। खास तौर पर इसी कविता को देखिए तो यह एक सामाजिक परंपरा और उसकी विडंबना की तरफ इशारा करती है। उनके बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, कुल 8 काव्य संग्रह हैं, जिसमें पुल पर पानी, सुरता निरत, लीला मुखारविंद, बहुत सारे संग्रह हैं। उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। तो आप इस कवि की कविताएं अभी भी पढ़ सकते हैं। कभी मौका मिले तो आप इनसे इंटरैक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उन कवियों में हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो आइए अब आगे हम पढ़ते हैं कविता का अर्थ, भावार्थ क्या है इस कविता का, ये हम कुछ कुछ पंक्तियों को पढ़ते हुए जानेंगे। तो सबसे पहले जो कविता 3 हिस्से में आप किताब में देखेंगे तो कविता 3 हिस्से में बटी हुई है। तो पहला जो हिस्सा है मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। तो पहले हिस्से में जो है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कितना प्रामाणिक था, यहाँ किसकी दुख की बात हो रही है और दुख कैसे प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है उसको मापा जा सकता है। दुख जो है आप सब जानते हैं भाव है, खुशी, आनंद, हर्ष, यह सब भाव है। तो इसको मापना कैसे हो सकता है, इसकी प्रामाणिकता कैसे जानी जा सकती है। और बेटी को विदा करते वक्त माँ जो है, यह बेटी की विदाई के या कन्यादान करते हुए, कन्यादान शीर्षक है, तो इसी से हम जान सकते हैं कि जब माँ बेटी का, कन्या का दान करती है, विवाह की जो परंपरा होती है, आप सब ने जाना होगा कि हमारी संस्कृति में जो एक हिंदू विवाह पद्धति है उसमें कन्यादान की परंपरा है। कन्या को दान कर दिया जाता है। अब यह क्यों होता है और इसका क्या अर्थ है, ये हम कविता के अंत में जानेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि लड़की जो है आखिरी पूंजी है माँ के पास, और उसको दान में देते वक्त माँ बहुत अधिक दुखी है। उसका दुख इतना
गहरा है कि कवि इस दुख को प्रामाणिक कह रहा है कि जिसे साबित प्रमाण से जिसे साबित किया जा सके, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बेटी को अब अपने पास से दान में दे रही है, वह किसी और को दे रही है। आप सब जानते हैं कि विवाह के बाद लड़की जो है अपनी माँ अपने पिता के घर से कहीं और चली जाती है, किसी और के पास किसी और के घर में रहने के लिए चली जाती है और उसका दान हो जाता है। मतलब मायके से उसका नाता अब एक रिश्ते का रह जाता है और वह लड़की अब ससुराल की हो जाती है। तो कन्यादान के बाद बेटी की विदाई होती है और उस विदाई के समय माँ बहुत दुखी है, ऐसे दुखी है जैसे उसकी बेटी उसकी आखिरी पूंजी है। यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रश्न भी आते हैं और इसको समझने के लिए ज़रूरी है। दुख का प्रामाणिक होना, दुख को कैसे आप साबित करेंगे प्रमाण के साथ कि ये सही है, ये प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि उसकी बेटी है अब उसके पास चली जाएगी, तो वो कवि का कहना है कि यहाँ उसका दुख जो है वह जाहिर है, उसे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, वो सामने सामने दिख रहा है। और लड़की जो है वो आखिरी पूंजी है। माँ के लिए बेटियाँ आखिरी पूंजी क्यों होती हैं, अंतिम पूंजी क्यों कह रहा है कवि उसको? क्योंकि वह माँ की एक सहेली की तरह हो जाती है। बेटियाँ जब बड़ी होती हैं तो उसकी बहुत आत्मीय हो जाती हैं, अपनी सारे जीवन की पूंजी के रूप में वह उसको बड़ा करती है, अपना सारा संचित ज्ञान देती है, सब कुछ उसको समझाती है, उसको प्यार से पालती है, पोसती है। और अब जैसे हमारे पास जो धन होता है, हमारी जो संपत्ति है, उसे हम कहते हैं पूंजी। बेटी जो है वह अंतिम पूंजी इसलिए है क्योंकि अब उसको दे दिया जा रहा है, अब किसी और को, वो अपना धन है। अब वह जो हमारे समाज के ये सब मुहावरे आप सुनेंगे ना कि लड़की पराया धन है, घर पराया हो गया, तो उससे आप इसको समझ जाएंगे कि वो आखिरी पूंजी क्यों कहा जा रहा है। तो ये इन दो पंक्तियों को आप ऐसे ध्यान से समझें कि माँ का दुख क्यों है, क्योंकि कन्यादान कर रही है। वह अब कन्यादान के बाद अपनी बेटी की विदाई कर रही है। बेटी जो है उसका एक संचित अभिमान भी है, अभी तक उसने उसको लालन पालन किया है। संतान जो है वह माता पिता के लिए कितने कीमती होते हैं, तो उसकी तुलना यहाँ पे कवि कह रहा है कि अंतिम पूंजी की तरह से। अब हम अगले हिस्से में आते हैं। अगला हिस्सा जो है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। कई बार आप बच्चे इस पंक्ति से कहीं ना कहीं पाठ में जो चित्र दिया हुआ है उससे सोचने लगते हैं कि लड़की बालिका है और यहाँ पे बालिका की या कम उम्र की लड़की की बात हो रही। नहीं, यहाँ पर सयानी शब्द का जो प्रयोग है वह सयानी यानी कि भोली भाली। उस उम्र से यहाँ पर उसका संबंध नहीं है। यहाँ पर संबंध है कि वह अभी मासूम थी, अभी उसको दुनियादारी की, व्यवहारिकता की ज्ञान उतना नहीं था, यह समाज का व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं था। अभी वह सयानी नहीं थी, मतलब उतनी समझदार और परिपक्व नहीं थी। यहाँ पर उम्र की बात नहीं है, बात यह है कि उसकी अंदर वो समझदारी नहीं आई थी जो कि विवाह योग्य या विवाह करते वक्त लड़कियों में होनी चाहिए। आप सबको मालूम है कि लड़कियों के लिए भी विवाह के लिए जो उम्र तय है कानूनी रूप से वो 18 साल है। यहाँ पर किसी भी बाल विवाह की बात नहीं करिए। ऋतुराज कवि जो है हमारे, किसी भी अपनी कविता में या अपने तरीके से वो बाल विवाह के बारे में नहीं कह सकते हैं, और अगर कहते भी तो वो एक समस्या की तरह से उभर के आता। और माँ जिसके बारे में हम देखेंगे कि वो अपनी बेटी को कैसी कैसी सीख दे रही है, ऐसी परिपक्व और समझदार माँ यहाँ पर बाल विवाह नहीं कर सकती है। तो अगर हमारे शिक्षक साथी सुन रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ बिल्कुल ही कच्ची उम्र की बात नहीं है, कम उम्र की बात नहीं है, यहाँ सयानापन समझदारी से है। लड़की कैसी थी? अभी भोली और सरल थी, मासूम थी, इतनी मासूम थी कि उसे सुख का आभास था। जैसे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, मासूमियत से भरे, तो हमें खुशी पता चलती है, लेकिन दुख क्यों होता है, उदासी क्यों होती है, यह पता नहीं चलता है। तो उस लड़की को सुख का आभास था, मायके में जो मतलब हमें माता पिता के साथ जो खुशियाँ होती थी, दुख बाँचना नहीं आता था। कवि जो पंक्ति लिख रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए, बाँचना किसे कहते हैं? पोथी बाँचना, पढ़ना। दुख को पढ़ना नहीं आता था। अब चलते चलते ठोकर लग गई, चोट लग गई, उंगली कट गई, इसमें दुख तो आएगा, लेकिन और इसको ये दुख नहीं है, ये एक तकलीफ है, ये छोटा सा कष्ट है। दुख जो है वह जीवन का ऐसा संचित दुख होता है जिससे लगता है कि ये मन का भाव है। जैसे सुख मन का भाव है, उसी तरीके से दुख जो भाव है उस भाव तक वह नहीं पहुंची थी। उसे कष्ट भले ही पता होगा लेकिन दुख को नहीं।
और ये जो दो पंक्तियां हैं ये बहुत गहरी, आगे की जो दो पंक्तियां हैं पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के और कुछ तकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ये बहुत गहरी है। मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ। एक तो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, यहाँ प्रकाश जो है वह ज्ञान के बारे में, तो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, यानी जीवन समाज कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, समाज में रीति नीति नियम कानून कायदे ये कैसे हैं, विवाह के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाएगा, सबका बदल जाता है, लड़कियों का भी बदल जाता है और पुरुषों का भी बदल जाता है। तो इन सब चीज़ों का उसे ज्ञान नहीं था। यहाँ प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, तो उस लड़की को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। और मैं इसको एक और अर्थ से देखती हूँ, अगर मेरे शिक्षक साथियों को सही लगेगा तो अपने विद्यार्थियों को बता सकते हैं, और विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा तो जोड़ सकते हैं। कविताओं की तो यही खूबी होती है कि सभी उसका कुछ न कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जो तुक और लयबद्ध पंक्ति हैं वो गीत और कविता की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो गीत और कविता हम किस तरह से पढ़ते हैं, भावमय होकर पढ़ते हैं। तो यानी भावुक थी जो लड़की थी, वह काफ़ी भावुक थी, अभी परिपक्व नहीं थी। भावुक हमारा समाज किसे मानता है, जो भावों में बह जाए, तो अभी भावों में बह जाने वाली थी। तो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी, यानी कि वह कविता और गीत की, जो किशोर उम्र में हमारे कई सारे रुझान होते हैं, जो आपका उम्र है, जो आपको कई गीत सुनते होंगे, आप लोग पसंद आते होंगे, आप लगातार उन गीतों को सुनते होंगे। तो कहीं ना कहीं कवि इस ओर इशारा कर रहा है कि जो लड़की थी वह कुछ तुकों और कुछ पंक्तियों को वो गाती थी, सुनती थी, खोई रहती थी, अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी, खोई रहती थी। उसे दुनियादारी की जो एक ज्ञान भरी बातें हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं था, तो वह दुनियादारी की बातों से परे थी। तो यह पूरा जो अनुच्छेद है इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस अनुच्छेद में लड़की की बात की गई है। पहली तीन पंक्तियाँ जो है उसमें लड़की की माँ की बात की गई है कि उसकी स्थिति क्या है और लड़की को विदा करते वक्त दुखी है। और यहाँ पर जैसे आपको आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो कविता की पंक्तियाँ देकर पूछा जाएगा, तो कुछ कुछ तथ्यात्मक बातें होंगी, कुछ कुछ आप उसके एनालिटिकल कर सकेंगे। तो ये सेकेंड अनुच्छेद जो है, दूसरा पैराग्राफ जो है, उस पर लड़की के बारे में बताया गया कि वह कैसी थी। तो कैसी से आप ध्यान रखिएगा कि सयानी का अर्थ कहीं आप उम्र से न लगा दें, और कहीं क्योंकि ये आपके समझ की बात है कि वो परिपक्व नहीं थी, दुनियादारी की बातें नहीं मालूम थी, भूली भाली थी, मासूम थी। लड़की कैसी थी, वह धुंधले प्रकाश वाली थी, यानी कि ज्ञान जो है वो उसको कैसा ज्ञान था जीवन का, इसके बारे में इशारा है। तो जो भी लड़की की विशेषताएं या उसके चरित्र को उभार कर यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कवि के द्वारा। और जो प्रश्न बनेंगे वो इसी से होगा कि उसे सुख की बातें तो मालूम थी, दुख का एहसास नहीं था, परेशानियों को नहीं समझती थी, जीवन की कठिनाइयों को नहीं जानती थी, काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर में डूबी रहती थी। जो धुंधला प्रकाश है उसे काल्पनिक आगे का जीवन कैसा होगा इसके बारे में वो सोचती रहती थी, और व्यवहारिकता से दूर थी। वह भावी जीवन में आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, कठिनाइयां हैं, परिस्थितियों का संघर्ष है, उसका अंदाज़ा नहीं था, इतनी मासूम थी, भोली भाली थी। जो दूसरा अनुच्छेद इसके बाद शुरू होता है उसमें माँ अपनी बेटी को सीख देती है। जब बेटी विदा होकर किसी पराये घर में जा रही है जो उसका अब अपना घर होने वाला है, तो माएँ अपनी बेटियों को सीख दिया करती हैं। ये आज की बात नहीं है, ये रामायण के समय से ही हो रहा है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, आप देखेंगे कि उसमें भी सुनैना जो है सीता को सीख दे रही हैं। वो क्या सीख थी मैं आपको बताने से अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। बहुत ही कभी कभी इस पर अनुच्छेद लेखन भी आता है इसके एक टुकड़े पर, तो आप ध्यान से सुने इसको। कत विधि सृजी नारी जगमाही, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। माँ जो है महतारी यानी माँ, जो माँ है सीता की, वो अत्यंत विकल हैं, और जब बेटी जा रही है विदा होके तो उसको सिखा रही हैं कि तुम जो है वह इस अपने जीवन के
यथार्थ को, अपनी नियति को, अपने भाग्य को जानो कि नारी को पता नहीं सृजा कैसे गया है। इस सृष्टि ने स्त्री को, नारी को बनाया ही कैसे है कि वह पराधीन है, और जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है। तो लेकिन हमारी इस सीता की माँ से हमारे ऋतुराज की ये माँ कैसे अलग है। माँ ने बेटी को 4 चीज़ें सिखाई। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जो ये सीख है वो ये है कि अपनी सुंदरता पर, नया नया विवाह हुआ है, नए नए वस्त्र, आभूषण, कपड़े, मेकअप, गहने, इन सब में लड़कियों को बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सुंदर लग रही हो, और अपने आप को भी एक आत्ममुग्धता आ जाती है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं हम। और यहाँ पर माँ कह रही है पानी में झांक कर, तो कुएँ में, बाल्टी में काम करते वक्त पानी में झांक कर, इसका एक छुपा हुआ संदर्भ है कि पानी में झांककर, कुएं में अगर झांककर देखें तो कहीं उसमें उलट न जाएं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सुंदरता जो है, चेहरे की सुंदरता जो है, त्वचा की जो सुंदरता है वो बहुत बाहरी है। उस पर रीझना यानी कि उस पर अपनी ही सुंदरता में लुभा मत जाना, उसमें तुम डूब मत जाना, क्योंकि वह बाहरी चीज़ है। उसके लिए बाहर क्या सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य, उसका कोई मायने नहीं है। तो माँ यहाँ बेटी को सिखा रही है कि भविष्य के जीवन में तुम बाहरी सुंदरता, चाहे वह तुम्हारी ही हो, उसमें आत्ममुग्ध होकर मत पड़े रहना, और तुम जीवन के यथार्थ को देखना, उसकी सच्चाई को देखना, उसके सत्व को देखना, सुंदरता पर मत लुभाए रहना। माँ की जो दूसरी सीख है वो ये है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इस पर आपको प्रश्न भी आते हैं कि ये जो सीख है वह किस सामाजिक बुराई की ओर, कुरीति की ओर इशारा कर रही है। तो आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ दहेज की एक प्रथा है जिसको कानूनी रूप से कानूनी रूप से जिस पर रोक लगाई गई है, जो कानूनन गलत है, जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं। वे दहेज के लिए बेटियों को, बहुओं को जला देते हैं। लोग जो हैं इस तरह से दिखाते हैं कि वो किसी बात पर खुद ही जल गई, लेकिन माँ यहाँ कह रही है कि तुम सावधान रहना। आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोई जलाने का प्रयास करे तो अपने चेहरे की सुंदरता या बाहरी चीज़ों में उलझे हुए आत्ममुग्ध मत रहना, उससे सजग रहना और अपने को बचाना। दूसरी बात, कभी कभी लड़कियां भी, स्त्रियां भी ऐसी होती हैं कि कोई चीज़ उन्हें बुरी लग गई, ससुराल में उनका जो है सामंजस्य नहीं बन रहा है, उनको मन दुखी हो गया, तो वो आवेश में ऐसा फैसला ले लेती हैं उस मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए कि कहीं ना कहीं वह जल के मर जाती हैं। तो ये भी है कि वो अपनी बेटी को सिखा रही है कि आग जो है वह जलने के लिए नहीं है। कुछ भी हो जाए जीवन से, आग का तुम सकारात्मक इस्तेमाल करना, रोटियां बनाना, खाना बनाना, तुम जल के मत मरना। तो दूसरी सीख माँ की ये है। हम अब आगे तीसरी सीख की तरफ आते हैं। माँ ने कहा, वस्त्र और आभूषण, ये बहुत गंभीर है, ये बहुत ही गंभीर है, और माँ अपने पूरे जीवन का निचोड़ दे रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। 2 चीज़ें देखिए, शाब्दिक भ्रम क्या है? बहुत प्यार से हम कहते हैं, वाह बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गर्व है, ये है, वो है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये क्या है? शाब्दिक भ्रम ही है। वास्तविक समाज में स्त्रियों के अधिकार कितने हैं? जब हम अधिकार की बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, बराबरी के काम के अधिकार की बात करते हैं, आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, वह कितना है? तो शाब्दिक भ्रम कि स्त्री तो हीरा है, तुम तो हमारे लिए इतनी कीमती हो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूं तो समाज को समझने के लिए लोगों से बात करती हूं। तो एक बार मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि एक ख़ास समुदाय अपनी स्त्रियों को बहुत ज़्यादा घर में बंद करके या छुपा के या ढक के या घूंघट में या बुर्के में ऐसा क्यों रखते हैं। तो हम ऐसी बातें जानने की कोशिश कर रहे थे, तो बातचीत में पता चला वो कह रहे हैं स्त्रियां जो हैं बहुत जैसे हीरा है, आप उसको चौराहे पे थोड़े रख दोगे, चौराहे से हीरा कितना कीमती है, आप तिजोरी में ही रखते हैं। तो ये सारी बातें कि स्त्रियां हीरा हैं और कीमती हैं और संपत्ति हैं, नहीं, वो आपके बराबर मनुष्य हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो कपड़े और गहने बहुत बड़े, आप बहुत समाज में ऐसा देखेंगे कि
घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन अगले दिन उनको मनाने के लिए उनको कोई गहना दे दिया जाता है, कोई कपड़ा दे दिया जाता है। तो ऐसी बात होती है, कोई बात नहीं, मारता तो है लेकिन मानता भी है, प्यार भी करता है। तो जीवन ये नहीं है कि आप उस भ्रम में, जो कपड़े हैं, गहने हैं, और स्त्रियों के भीतर कहीं ना कहीं गहनों को लेकर एक लालच होता है। क्यों है, कैसे है, इसका क्या सामाजिक कारण है और इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई, इस कविता को पढ़ते हुए उस पर चर्चा करने का अवकाश हमारे पास कम है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि स्त्रियों को, एक व्यापक समुदाय में स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण का लोभ होता है, गहनों का तो खास तौर पर, सोने के गहनों का बहुत ही ज़्यादा। तो माँ सिखा रही है बेटी को, देखिए विवाह के वक्त माँ कितनी आधुनिक माँ है कि वह सिखा रही है कि कपड़े और गहने जो हैं वह बंधन है, जंजीर हैं, वह तुम्हें जकड़ के रखेंगे, उनसे बाहर आओ। वह तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। वह तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या है? बराबरी है, जीवन का में आगे बढ़ना है और जीवन में सम्मान है। वो ये नहीं है कि तुम जो है कपड़े और गहनों में उलझी रहो और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करती रहो। तो कहीं ना कहीं माँ उसको ये बता रही है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की होना क्या है? समाज में लड़की होना सहृदयता, करुणा, कोमलता और मजबूती, इन सारे गुणों से जुड़ा हुआ है। लड़की का एक पर्यायवाची, स्त्री का एक पर्यायवाची आप जानते हैं, अबला है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ, शब्दों को जानना चाहिए और जानकर यह तय करना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अबला, जिसमें बल नहीं है, क्या हम मानते हैं कि स्त्री अबला है? नहीं मानते हैं। हम नहीं, कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति बलहीन है। वह अपने मानसिक और शारीरिक बल से संपन्न होकर आता है, अपने सोचने समझने की ताकत से। और लड़कियों को भी मौका मिलता है तो उनका शारीरिक बल भी उतना ही मजबूत हो सकता है जितना लड़कों का है। मौके की बात है, उस तरह के तकनीकी शिक्षण की बात है, प्रशिक्षण की बात है। एक सामान्य लड़का और एक कराटे सीखी हुई लड़की में कौन ताकतवर होगा, आप खुद ही जान सकते हैं। तो लड़कियां जो होती हैं वह कोमलता के भी गुणों से भरपूर होती हैं और मजबूती के भी। स्त्रियां बहुत मजबूत दिल की होती हैं, बहुत सशक्त होती हैं। तो माँ कह रही है कि लड़की होना कैसी होना? सभी गुणों से संपन्न होना। तुम्हारी जो मजबूती है, तुम्हारी जो विशेषताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो दया और दयालुता, सहृदयता, करुणा, प्रेम, स्नेह, सबको साथ लेकर चलने की भावना और मजबूती, उन सबको अपने में रखना। लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। क्या होता है लड़की जैसा दिखाई देना? मेरी दृष्टि में तो कवि कह रहे हैं कि लड़की जैसा दिखाई मत देना मतलब वो अबला मत दिखाई देना, कमज़ोर मत दिखाई देना। लेकिन जब भी मैं इसको इस तरीके से पढ़ाती हूँ तो फिर मेरे विद्यार्थी जो बहुत प्रबुद्ध हैं, चिंतन करते हैं, इस साल ही कक्षा में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो विद्यार्थियों ने कहा, मैम ये तो कवि शुरू से लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए अंत में तो स्टीरियोटिपिकल बात करने लगे कि लड़की कमज़ोर दिखाई देती है, लड़की कमज़ोर दिखती है। कवि का कहना है कि समाज जैसा लड़की को देखता है, जिस खांचे में देखता है, कवि जो है वह समाज के यथार्थ से अपनी आंखें नहीं चुरा सकता है। आप देख रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति कैसी हिंसा अभी बढ़ गई है और कैसी हो रही है। तो कमज़ोर मानकर, उसको एक शरीर मानकर ही जिस तरह के अत्याचार होते हैं, तो कवि कहीं ना कहीं कह रहा है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब समाज जो तुम्हें कमज़ोर मानता है वैसी मत दिखाई देना। समाज जो तुमको दुर्बल मानता है कि तुम बलहीन हो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तुमको बचाने के लिए कोई चाहिए, ऐसा मत दिखाई देना। कहीं अपनी दृष्टि में और अपनी सोच में और अपने तरीके से वह स्त्रियों के तरफ है। जब हम ऐसे लोगों के प्रति भी सवाल उठाते हैं कि क्या कवि कहीं स्टीरियोटिपिकल सोच तो नहीं रखता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं। कवि वैसा नहीं सोच रहा है। अंत तक आपको लगेगा कि कहीं कवि तो नहीं सोच रहा है कि लड़की कमज़ोर होती है। नहीं, लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी समाज लड़की को जिस चश्मे से देखता है वैसा मत दिखाई देना। तुम जैसी हो, जिस तरीके की हो, वैसी रहना और अपने गुणों से भरपूर रहना। तो माँ की जो ये 4 सीख है, अगर आप उसको इस तरह से गिनना चाहें तो सबसे पहली है, तुम जो है अपने
पर मुग्ध मत होना, अपने चेहरे की सुंदरता पर मत डूबना। दूसरी बात है कि दहेज के कारण से अपने को हिंसा का, जलने का शिकार मत होने देना। तीसरी बात है कि गहनों और कपड़ों को, बाहरी चीज़ें हैं, तुम्हें कमज़ोर बनाने वाली दुर्बलताएं हैं, लोभ हैं, उसके लोभ में, उसके आकर्षण में मत आना। चौथी बात है कि तुम लड़की होना, लड़की के गुणों से संपन्न होना, लेकिन समाज उसको जिस तरीके से देखता है, जिस खांचे में फिट करता है, उस तरीके का मत होना। इस पर कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि कविता में किस सामाजिक बुराई की ओर या किन सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा किया गया है। क्या है कि कविता जो है वह अपने आप में कई बुराइयों की ओर इशारा करती है, लेकिन हम किन किन चीज़ों को देखते हैं ये हमारे ऊपर है। कविता की खूबी ये होती है, कविता के बारे में हम सब जानते हैं कि सब उसका अर्थ या भावार्थ या उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो किन बुराइयों की ओर इशारा किया गया है, जब ऐसा प्रश्न आता है तो ये प्रश्न मैं बहुत बार बिना चर्चा के अपने विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो दहेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, दहेज के बारे में कहते हैं, कोई कहने लगता है कि बाल विवाह के बारे में नहीं है, भ्रम में मत आइए, यहाँ बाल विवाह के बारे में कविता नहीं है, सयानी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जिस बात पर ध्यान नहीं देते वो कविता के शीर्षक में ही है, कन्यादान। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कन्यादान तो हमारी संस्कृति में एक प्रथा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कन्यादान कैसे एक सामाजिक बुराई? आप सोचिए, प्रश्न उठाइए अपने आप में। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बिंदु देती हूँ विचार करने के। कन्यादान, कन्या का दान, दान किसका होता है? व्यक्ति का, मनुष्य का? कन्या के अतिरिक्त आपने और किसका दान सुना है? कोई व्यक्ति तय करता है कि वह सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ले लेगा, तब भी वह व्यक्ति दान में नहीं दिया जाता है, वह घर का परित्याग करता है। किसका दान होता है मनुष्य में अगर देखें तो? कन्या को छोड़ के। तो कन्यादान कैसे एक बुराई नहीं है? सोचिए आप इस पर। हमेशा वस्तुओं का, जो कीमती वस्तुएं हैं, उसका दान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है, और कई बार जो है सोने का दान किया जाता है, कई बार अन्न का दान किया जाता है। लेकिन व्यक्ति का, मनुष्य का दान कन्या के अलावा आपने कहाँ सुना? तो जब हम सामाजिक बुराइयों पर बात करेंगे तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे किसी खास धर्म के, किसी खास विवाह की परिपाटी है, तो क्या हम इस पर बात नहीं करेंगे? ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान की एक पूरी जो पद्धति है, जिसे मैंने कई विवाहों में देखा है, और आप विद्यार्थियों ने भी देखा होगा, मेरे शिक्षक साथियों ने भी देखा होगा कि कन्यादान के समय संकल्प लिया जाता है, और उस संकल्प से जो पाप लगता है, उसके लिए पुरोहित को दान दिया जाता है। वो धन का दान होता है, वो पशु का दान होता है, वो सोने का दान होता है, कई सारा दान होता है। तो ये कैसा दान जिससे आपको पुण्य मिलता है स्वर्ग का, और पाप मिलता है जिसके लिए पुरोहित को देते हैं? यह कैसा दान है? तो कन्यादान अपने आप में जो प्रथा है वह सामाजिक बुराई या कुरीति के रूप में ही है, कम से कम मेरे सामने तो है। और जब भी मैं इसको छोड़ती हूँ चर्चा के लिए तो विद्यार्थियों के सामने भी आता है, क्योंकि वो 2-3 बातें कहते हैं कि मैम, दान देने के लिए जब भी देखिए देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेकिन विवाह की परंपरा में देखिए जब भी आप किसी को देंगे कैसे देंगे? ऐसे देंगे, आपका हाथ ऊपर होगा। लेकिन विवाह की इस परंपरा में क्या है? कन्या का तो दान होता है, लेकिन सामाजिक जो रीतियां हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो कन्या के पिताजी हैं, माताजी हैं, वो ऐसे ऐसे करके गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो जब जो व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है तो वो झुका हुआ क्यों होता है? उसका सर क्यों झुका हुआ होता है? वो हमेशा अपनी पगड़ी बचाने की दुहाई क्यों देता है? सोचिए। तो आज की कक्षा में जो कन्यादान नामक एक कविता पढ़ी हमने, उससे हमने क्या लिया? हमारा जो समाज है, जब कवि ने ये कविता लिखी थी उससे सदियों पहले से और आज भी ऐसा है। तो इस समाज के प्रति इस कविता को पढ़ने के बाद हमारा जो योगदान है, जो हमारी देखने की दृष्टि है, जो और समाज में भागीदारी है, वो हम कैसे बदल सकते हैं? हमारा भावबोध तो कन्यादान पढ़कर अब ऐसा बन गया कि ये स्थिति है, ये अवस्था है, लेकिन उस भावबोध के साथ जब हम एक नागरिक के तौर पर समाज में जाएंगे तो हमारा योगदान क्या होना चाहिए, इस पर आप ज़रूर विचार करें। तभी ये कविता आप जो आज 10वीं में पढ़ रहे हैं वह आपके जीवन में भी शामिल हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये कविता
समझ में आई होगी और आपने इससे ध्यान से कुछ चीज़ें समझी होगी ताकि आप परीक्षा को भी अच्छे से लिख सकें। धन्यवाद।